प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कवकों का आर्थिक महत्व। हमने पिछले कुछ कक्षाओं में कवकों के सामान्य लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस पृथ्वी पर कई प्रकार के कवक पाए जाते हैं। वो कवक होते कैसे हैं, उसमें जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, उनकी थैलस संरचना कैसी होती है इत्यादि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आपने देखा होगा कि कभी कभी रोटी पर सफ़ेद रंग के तंतुल संरचना विकसित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वो रोटी खाने योग्य नहीं होती, वो खराब हो जाती है। इससे हमें डायरेक्ट रूप से हानि होती है। और दूसरा, खेत में उगी हुई मशरूम या सड़े गले पदार्थ, जहाँ पर बरसात के काल में मशरूम होती है, उसको लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो एक वो कवक जिसके फलस्वरूप हानि होती है और दूसरा वो कवक जिसके फलस्वरूप लाभ होता है। तो इसी को हम कवकों के आर्थिक महत्व के संदर्भ में पढ़ते हैं। आर्थिक महत्व के अंतर्गत कुछ हानि भी होती है और कुछ लाभ भी होता है। तो लाभ और हानि को हम साथ साथ में पढ़ते हैं। आज के इस टॉपिक में, टॉपिक क्या है? कवकों का आर्थिक महत्व। इसके अंतर्गत हम लाभदायक गतिविधियों के संदर्भ में बात करेंगे और अगले टॉपिक के अंतर्गत हम कवकों से होने वाली हानियाँ के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व को दो भागों में विभाजित करने का उद्देश्य केवल यही होता है कि टॉपिक छोटा हो जाता है तो आसानी से समझ में आ सकता है। लाभदायक गतिविधि या यूजफुल एक्टिविटी कई प्रकार की हो सकती है। कवक का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे मशरूम का उपयोग खाने में होता है, इसके अलावा भी कहीं हो सकता है। प्रतिजैविक की उत्पन्न की जा सकती है, औषधि के रूप में हो सकता है, खाद्य पदार्थ के रूप में हो सकता है। तो आज हम इस यूजफुल एक्टिविटी में पहला पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस करें वो एज ए फूड होती है। कवक होती है वो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये मशरूम जो सतरेगाकार मशरूम होती है उसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है ये। तो हम एगेरिकस लिखते हैं तो एगेरिकस की कई प्रजातियाँ, जैसे एक कैम्पेस्ट्रिस होती है, कई प्रजातियाँ ऐसी होती है जो विषैली भी होती हैं और कई प्रजातियाँ ऐसी होती है जो लाभदायक होती है। तो लाभदायक प्रजातियों को पढ़ना है, इसलिए हमें प्रजाति का उस कवक का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। तो एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस की खेती दक्षिण भारत में बहुत एक बड़े स्तर पर होती है। अपने इस पश्चिमी राजस्थान में ये जंगली प्रारूप में उगती है और लोग उसको अपने अनुभव के आधार पर सेलेक्ट करके उसको खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में ये एक पूर्ण रूप से खेती के प्रारूप में होती है, इसकी फार्मिंग होती है, बहुत बड़े स्तर पर इसका उत्पादन होता है और फिर उसको बेचा जाता है। तो एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस की खेती दक्षिण भारत में होती है, जबकि मोरकेला की कई स्पीशीज की खेती पंजाब जैसे राज्य के अंदर बहुत बड़े उच्च स्तर पर होती है। इसके अलावा एमिनेटा भी है। ये तीनों मशरूम श्रेणी के कवक है जिनका उपयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए आवश्यकता होती है। मशरूम के अंदर 21 से लगा करके 30% तक प्रोटीन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में होती है। किसमें होती है? सोयाबीन में। लेकिन सोयाबीन का पाचन या सोयाबीन से प्राप्त तेल और इसकी बीजों का पाचन मनुष्य द्वारा आसानी से नहीं होता। तो हम इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में मशरूम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मशरूम में कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज लवण और अमीनो अम्ल होते हैं, जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इन मशरूम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, अमीनो अम्ल जैसे सभी घटक जो शरीर की आवश्यकता के लिए होते हैं, एक भोजन को निर्मित करने के लिए होते हैं,
वो सभी प्रेजेंट होने के कारण इन्हें कंप्लीट फूड के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ईस्ट विटामिन बी और डी का एक प्रमुख स्रोत होता है। ईस्ट जो कि एक कोशिकीय शैवाल है, म्यूकर से सूफू नामक भोज्य पदार्थ बनाया जाता है। सोयाबीन जिसका पाचन पूर्ण रूप से मनुष्य द्वारा नहीं होता, उनको कवकों के द्वारा अपघटित करके सरल घटकों में विभक्त किया जाता है, जिससे इसे आसानी से इसको पोषण के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई कवक जैसे ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, न्यूरोस्पोरा व कैंडिडा इत्यादि जो कि सरल कवक के रूप में जाने जाते हैं, इनको हम पेट्री प्लेट में या फिर लैब में आसानी से उगा करके उससे प्राप्त होने वाले प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इन कोशिकाओं को सिंगल या इन कोशिकाओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन या SCP कहते हैं। अर्थात कवक बहुत अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कवकों का दूसरा जो महत्व आता है यूजफुल एक्टिविटी के रूप में, वो होता है औषधि के रूप में। औषधि वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है। इसमें पहला है अर्गट। अर्गट क्लेविसेप्स पर्पुरिया नामक एक कवक से प्राप्त होता है और इस कवक का कौन सा भाग? स्केलेरेसिया। स्केलेरेसिया क्या है? एक विश्राम अवस्था है कवकों की जिसमें कवक जाल आपस में मिल जाते हैं। तो उस मिले हुए कवक जाल जिसको स्केलेरेसिया कहते हैं से अर्गट प्राप्त होता है और ये अर्गट कई एल्केलॉइड्स युक्त होता है। इसका उपयोग रक्त स्त्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो मुख्य रूप से रक्त स्त्राव अवरोधक के रूप में। ये रक्त स्त्राव अवरोधक कब होता है? जब रजोधर्म की अनियमितता भी हो जाती है, तो इस समय भी अनियमित रक्त स्त्राव होना प्रारंभ हो जाता है। तो रजोधर्म की अनियमितता का उपचार करने के लिए अथवा गर्भाशय में संकोचन द्वारा गर्भपात करने के लिए अर्गट का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस अर्गट का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करने पर गैंग्रीन रोग हो जाता है और गैंग्रीन होने की स्थिति में संक्रमित भाग को काटना भी पड़ सकता है। दूसरी औषधि के रूप में जो प्राप्त होने वाला रसायन है वो इफ्रीडिन है। ये इफ्रीडिन मूल रूप से ईस्ट के किण्वन से बेंज एल्डिहाइड के द्वारा प्राप्त की जाती है और इस इफ्रीडिन का उपयोग किस में होता है? दमा और नाक के विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। औषधीय महत्व का अगला महत्व है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स एक जटिल प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग जैसे एलर्जी, वात पीड़ित, गठिया रोग, एलर्जी, त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग, एंटी फर्टिलिटी एजेंट के रूप में प्रतिरोधकता फर्टिलिटी को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इत्यादि रोगों के लिए स्टीरॉइड्स औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मूल रूप से ये स्टीरॉइड्स जनन ग्रंथियाँ या एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा स्थित होने वाले हार्मोन या फिर उनके व्युत्पन्न होते हैं। इन हार्मोन को आवश्यकता के अनुसार जीवों से प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन कई कवक इन स्टीरॉइड्स का आसानी से संश्लेषण कर सकते हैं या संश्लेषण करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हम इन कवकों के माध्यम से प्राप्त होने वाला रसायन उसकी प्रोसेसिंग के द्वारा हम इन रसायनों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। जैसे राइजोपस निग्रिकेंस, एस्परजिलस नाइजर इत्यादि कवकों से प्राप्त होने वाले ग्लाइकोसाइड को पृथक करके ग्लाइकोसाइड की किण्वन क्रिया से आप स्टीरॉइड्स को प्राप्त कर सकते हैं या इनके पूर्ववर्ती यौगिकों को प्राप्त कर सकते हैं, जिनका उपयोग स्टीरॉइड्स के रूप में कर सकते हैं। दूसरा औषधि महत्व का महत्व है या औषधि महत्व का टॉपिक है वो है विटामिन। जैसा कि हमें पता है कि विटामिन विभिन्न प्रकार के पौधों से, पालक,
पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर इत्यादि से प्राप्त होता है। लेकिन इनसे प्राप्त होने वाला विटामिन भी शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता या फिर विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है। उस स्थिति में विटामिन को बाह्य स्रोत से लेने की आवश्यकता होती है। तो हम विटामिन का उपयोग कैसे करें और उत्पादन अधिक तीव्रता से कैसे करें, तो इसके लिए जीवाणु या फिर कवक प्रयुक्त करते हैं। तो कवकों में भी ऐसे कई कवक हैं जो विटामिन को संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे विटामिन बी का स्रोत सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस नामक ईस्ट से है। विटामिन डी जो शरीर के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में निर्मित होता रहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसका पूर्ववर्ती पदार्थ जो कोलेस्ट्रॉल एल्गेस्टेरॉल है वो शरीर के अंदर मौजूद हो। तो एल्गेस्टेरॉल को भी हम कवक से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B12 एरिथ्रोमियम एसिबी से, जबकि विटामिन ए रोडोटोरुला ग्रेसिलेस नामक कवकों से करते हैं। तो कई कवक विटामिन के भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। कवकों का संवर्धन करना इजी होता है, जिसके फलस्वरूप इनका उत्पादन तीव्र गति से हो जाता है। कवकों का औषधि महत्व में एक और इम्पोर्टेंट महत्व है, वो है एंटीबायोटिक उत्पादन में। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1944 में पेनिसिलियम नोटेटम से एक प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक की खोज की थी। उसका नाम था पेनिसिलिन। प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक वे रसायन होते हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं और उनकी वृद्धि को रोक करके संक्रमण को रोकने में सहायक होता है। जीवाणु के विपरीत कार्य करने वाले रसायनों को नाम देते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जीवाणु से प्राप्त होती है, पादपों से होती है, कवकों से होती है। तो कवकों से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक में सबसे पहला नाम आता है पेनिसिलिन का। किससे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है पेनिसिलियम नोटेटम से। सामान्य जनरल साइंस का भी प्रश्न बनता है कि विश्व में सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन। किससे खोजी गई थी? कवक से। कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके अतिरिक्त ऑर्गेटिन एंटीबायोटिक होती है जो क्लेवेसिप्स परपूरिया से प्राप्त होती है। सीटीन होती है वो पेनिसिलियम सीटीनम से प्राप्त होती है। ग्रेसियोफ्लेविनिक और पेनिसिलियम की प्रजाति निग्रिकेंस से प्राप्त होती है। ये मूल रूप से कवकों के विरुद्ध कार्य करने वाला रसायन है, ग्रेसियोफ्लेविन। इसके अतिरिक्त कई सारे रासायनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के कवकों से प्राप्त होते हैं जो किसी न किसी प्रारूप से एंटीबायोटिक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कई मशरूम ऐसी होती है, जैसे मशरूम का उपयोग हम खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। तो कई मशरूम जैसे लेंटिनस होता है, फ्लेमुलिना होता है, एग्रिकस बाइस्पोरस होता है, इत्यादि के अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है। यानी उसमें रसायन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में इसमें कैंसर को निर्मित करने वाली गांठ या कैंसर जिसके कारण निर्मित होता है तो गांठ रूपी संरचना होती है, उस कैंसर गांठ को भी समाप्त करने की कैपेसिटी एगेरिकस बाइस्पोरस से प्राप्त होने वाले रसायनों में होती है। तो कवकों का औषधीय महत्व के रूप में एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। खाद्य पदार्थ और औषधीय महत्व के बाद में कवकों का एक और महत्व होता है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों के उत्पादन में। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, गैलिक अम्ल, कोजिक अम्ल इत्यादि सारे किसी न किसी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, और इन कार्बनिक अम्लों का उत्पादन हम कवकों से आसानी से कर सकते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइजर, ए का मतलब A1 से इसको शॉर्ट में लिखा गया एस्परजिलस नाइजर,
और ग्लूकोनिक अम्ल भी प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइजर से। ठीक इसी प्रकार से फ्यूमेरिक अम्ल प्राप्त होता है राइजोपस स्टोलोनिफोरा से। इनका महत्व क्या है? मूल रूप से फ्यूमेरिक अम्ल एल्किल रेजिन और वेटिंग एजेंट अर्थात आर्द्र कर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का उपयोग अल्कोहल रहित पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ, औषधि इत्यादि बनाने में किया जाता है। ये एक अच्छा प्रसाधक होने के कारण इसका उपयोग इंक बनाने में, रंजन बनाने में, विद्युत लेपन करने में या विभिन्न प्रकार के चमड़े को साफ करने में किया जाता है। जबकि ग्लूकोनिक अम्ल जो कि एस्परजिलस नाइजर से प्राप्त होता है, इस ग्लूकोनिक अम्ल के कैल्शियम लवण का उपयोग करके यानी कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोनिक अम्ल वस्त्र, चमड़ा और फोटोग्राफी में भी उपयोगी होता है। कार्बनिक अम्ल के उत्पादन के बाद में औद्योगिक उत्पादन में, औद्योगिक जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जिसका उत्पादन होता है औद्योगिक उत्पादन कहलाता है। जैसे पहला है मदिरा निर्माण में, बेकरी जिसमें ब्रेड बनती है। तो बेकरी और मदिरा निर्माण करने के लिए सैकेरोमाइसिस सेरेविसी या एस्परजिलस ओराइजी जैसे कवकों का उपयोग किया जाता है। एस्परजिलस ओराइजी के द्वारा चावल का किण्वन करके जापान और यूरोपीय देशों में मदिरा बनाने की कई विधियां प्रचलित है। इसके साथ साथ में सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जिसे ईस्ट भी कहते हैं का उपयोग भी किण्वन क्रिया द्वारा मदिरा निर्माण करने में किया जाता है। बेकरी उत्पादन जिसमें ब्रेड बनाई जाती है, तो ब्रेड बनाने से पूर्व उस आटे को, गूँथे हुए आटे को किण्वित करके इसको लूज बनाया जाता है। किण्वन क्रिया को प्रेरित करने के लिए या तो हम उसमें सोडा डालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, जिसके कारण आटा होता है वो स्पंजी नुमा हो जाता है, या फिर हम उसके स्थान पर ईस्ट को डालते हैं। तो ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट किण्वन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसके फलस्वरूप आटा होता है पूर्ण रूप से हल्का हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, जो आसानी से फूल जाता है। और इसके द्वारा बेकरी के विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डबल रोटी है, केक है इत्यादि हम बनाते हैं। पनीर उत्पादन भी कवकों की सहायता से बनाया जाता है। तो कई प्रकार की पनीर आप सुनी होगी, जैसे रॉकी फर्टाई होती है या कॉम्ब्रोवटाई होती है। तो ये पनीर मूल रूप से कवकों से प्राप्त होती है। पेनिसिलियम की कई प्रजातियां जैसे पेनिसिलियम कॉम्ब्रोवटाई या पेनिसिलियम रॉकी फर्टाई इत्यादि पनीर निर्माण में किया जाता है। इन कवकों का उपयोग पनीर उत्पादन में सुगंध उत्पन्न करने के लिए या सुवास, एक सुगंधित फ्लेवर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के एंजाइम का उत्पादन भी कवकों की सहायता से होता है, जैसे इन्वेटेज और जाइमेज एंजाइम ईस्ट या सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से प्राप्त करते हैं। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति से भोजन का पाचन तीव्र गति से होता है। जितनी भी प्रकार के पाचक सिरप है, औषधियाँ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ईस्ट एक्सट्रैक्ट ही पाया जाता है। एस्परजिलस ओराइजी से एमाइलेज प्राप्त किया जाता है। ट्राइकोडर्मा रेसिली से सेल्यूलेज नामक एंजाइम प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सेल्यूलोज के जलीय अपघटन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे लाइपेज, पैक्टिनेज, ग्लूकोऑक्सीडेज और लैक्टेज का उत्पादन भी विभिन्न प्रकार के कवकों की सहायता से किया जाता है। कवकों का अगला महत्व है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रूपों में इसका उपयोग होता है, जैसे अपमार्जक के रूप में, जैव नियंत्रण के रूप में, कवक मूल के रूप में, मृदा उर्वरक के रूप में और कीटनाशक के रूप में कवकों का उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप सामान्य रूप से
उत्पादन में वृद्धि होती है। नंबर फर्स्ट है अपमार्जक के रूप में। कवक मूल रूप से अपमार्जक रूप में कार्य करते हुए विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। कवकों के द्वारा अपघटन की क्रिया उस समय होती है जब मृदा अम्लीय हो जाती है। अम्लीय मृदा के अंतर्गत सामान्यतः जीवाणुओं के द्वारा अपघटन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो वहाँ पर कवकों के द्वारा अपघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है जैव नियंत्रण। विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का, पीड़कों का इत्यादि का नियंत्रण सामान्य रूप से रसायनों के द्वारा होता है, और ये रसायन वातावरण में लंबे समय तक रह करके वातावरण को प्रदूषित करती है। इसके साथ साथ ये रसायन लाभदायक जीवों को भी नष्ट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र अनियमित हो जाता है। इसके स्थान पर यदि जीवों के द्वारा ही जीवों का नियंत्रण किया जाए तो इकोसिस्टम सामान्य रूप से बना रहता है, स्वस्थ रहता है और लाभदायक जीव भी वातावरण के अंदर मौजूद रहते हैं। इसके लिए कवकों का भी उपयोग जैव नियंत्रक के रूप में किया जाता है। जैसे टमाटर में अंगमारी रोग का उपयोग का नियंत्रण ट्राइकोडर्मा हार्जिनम कीट के द्वारा, कवक के द्वारा किया जाता है, जबकि टमाटर में होने वाले रोगों का नियंत्रण स्क्लेरेसियम रोल्सफाई के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के मृदा में पाए जाने वाले जीव, अमीबा, कई प्रकार के निमेटोड्स इत्यादि का नियंत्रण भी कवकों के द्वारा होता है। कृषि के क्षेत्र में अगला महत्वपूर्ण योगदान होता है वह कवक मूल के रूप में। उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों के साथ में कवक जाल बना करके रहता है, जिसे कवक मूल कहते हैं। और ये कवक मूल एक सहजीवी कवक के रूप में होता है, जिसके अंतर्गत कवक मूल के चारों तरफ आर्द्रता और विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की सांद्रता को बढ़ाए रखता है, जिससे खनिज लवणों का अवशोषण आसानी से होता है। मृदा उर्वरक के रूप में कवक का उपयोग किया जाता है। कवक जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम, राइजोपस आदि कवकों में मृदा बंधन का गुण पाया जाता है। मृदा बंधन का मतलब होता है मृदा के कणों को बांधे रखने का। कवक के हाइपी की बाह्य सतह से स्थित होने वाली श्लेष्मा के कारण मृदा कण श्लेष्मा उलझ जाते हैं, फलस्वरूप वो एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। फलस्वरूप मृदा का अपघटन नहीं हो पाता, अपरदन नहीं हो पाता, तो मृदा बंधन होने के कारण अपरदन की क्रिया कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ कवक जैसे रोडोटोरुला है, सैक्रोमाइसिस है इत्यादि में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी कैपेसिटी पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के रूप में कवक का उपयोग होता है, जैसे फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरियम, मेटारिजियम, एन आइसोप्ली इत्यादि कवक क्या करते हैं। ये कुछ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी कई कवक हैं जिनका उपयोग कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कई कवक जैसे ट्राइकोडर्मा है, फ्यूजेरियम है, राइजोपस है इत्यादि है सॉइल निबलर के रूप में काम करते हैं। निबलर का मतलब हुआ मृदा बहुबार आहार। करते क्या, ये कवक जड़ों को संक्रमित करके उन्हें मार देते हैं। तो कुछ जड़ें नष्ट हो जाती हैं, उन जड़ों के नष्ट होने के कारण उसके पार्श्वीय कलिकाएं विकसित होकर के पार्श्व जड़ का विस्तार होना प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप अवशोषण की सतह कई गुना बढ़ जाती है। तो हालांकि कवक जड़ को नष्ट करते हैं तो ये हानिकारक हुई, लेकिन हानि होने के साथ साथ में उनका चूँकि विस्तार बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए अवशोषण की क्षेत्र बढ़ने के कारण वो पादप के लिए लाभदायक होता है। इस क्रिया को सॉइल निबलर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया कवकों के यूजफुल एक्टिविटीज या आर्थिक महत्व के संदर्भ में लाभदायक गतिविधियों के बारे में या लाभदायक क्रियाओं के बारे में। इसी प्रकार की आर्थिक महत्व का दूसरा रूप होगा वो है हानिकारक रूप में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।